सलाम दोस्तों। साल था 1999 महीना फरवरी का। पाकिस्तान में फौजी अदालत ने 2 अफराद को सजाए मौत सुनाई थी। बीबीसी के सकलैन इमाम बताते हैं, उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की तश्कील को अदालत में चैलेंज किया जा चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाई जारी रखी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया था कि मिलिट्री कोर्ट्स गैर आईनी हैं, लेकिन फैसले के आने से चंद दिन पहले दोनों अफराद की सजाए मौत पर अमल दरामद किया जा चुका था। जी हां, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सजा देने वाली फौजी अदालत गैर आईनी है, मगर फौजी हुक्काम फौजी अदालत से सजाए मौत के फैसले पर अमल दरामद करके दोनों अफराद को मौत की सजा दे चुके थे। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के दूसरी मर्तबा वजीर आजम बने तो वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ऑर्डिनेंस 1998 में तरमीम करके पूरे पाकिस्तान में फौजी अदालतें कायम की थी। इन अदालतों में चलने वाले कई मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थीं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कलअदम करार दे दी गई थीं। इस अरसे में मिलिट्री कोर्ट्स ने 13 अफराद को मौत की सजा सुनाई और 2 को फांसी दी गई थी। इन मुकदमात में एक मुकदमा था कराची के 15 बरस के बच्चे का। 15 बरस से कम उम्र के नौजवान पर पैरामिलिट्री रेंजर्स पर फायरिंग से एक नौजवान को हलाक करने और दूसरे को जख्मी करने का इल्जाम था। सिंध चिल्ड्रन एक्ट के मुताबिक कम उम्री की वजह से मिलिट्री कोर्ट में यह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। उस नौजवान का नाम ताहा वल्द नईम अहमद खान था। फौजी अदालत को खबरदार किया गया था कि सिंध चिल्ड्रन एक्ट बड़ों और नाबालिगों के मुश्तरका ट्रायल पर पाबंदी आयद करती है और बच्चों की सजाए मौत पर पाबंदी आयद करती है। 12 जनवरी 1999 को फौजी अदालत ने ताहा की उम्र का तयन करने के लिए हुक्म दिया था। तिब्बी मुआयना हुआ। अदालत की जानिब से कायम किए जाने वाले मेडिकल बोर्ड ने तय किया कि ताहा ने जब जुर्म का इर्तिकाब किया था तो उसकी उम्र 15-16 साल के दरमियान थी। तिब्बी मुआयने में उम्र के तयन के बावजूद फौजी अदालत ने इस केस में 4 नौजवान बालिगों के साथ साथ ताहा पर भी मुकदमा चलाया। ह्यूमन राइट्स वॉच 1999 की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 2 ऐसे अफराद पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया जो नाबालिग थे। अब देखते हैं कि आम शहरियों पर फौजी अदालतों में मुकदमात के आगाज का सिलसिला कहां से शुरू हुआ। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के आर्मी एक्ट ब्रिटिश इंडियन आर्मी एक्ट 1911 के मुताबिक तश्कील दिए गए, लेकिन इंडिया में इस कानून को सिविलियंस पर मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान में हालात मुख्तलिफ रहे। मिलिट्री कोर्ट अमूमन ऐसी अदालत को कहा जाता है जिसमें फौजी कवानीन के तहत फौजियों की मुलाजमतों की सहूलियात और जिम्मेदारियों का तयन किया जाता है। इसके अलावा डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी या बगावत जैसे जराइम के इर्तिकाब पर मुकदमा चलाए जाते हैं। नाम कुछ भी दिया जाए, मिलिट्री कोर्ट्स, मार्शल या स्पेशल मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स, लेकिन जब किसी मुकदमे में फौज के अफसरान शामिल हों तो उसे उमूमन मिलिट्री कोर्ट्स ही कहा जाता है। तारीखी तौर पर मिलिट्री कोर्ट्स आर्मी एक्ट 1952 के तहत बनाई जाती रही हैं। जुनूबी एशिया की अंग्रेजों से आजादी से पहले इंडियन आर्मी पर इंडियन आर्मी एक्ट 1911 लागू होता था। इस कानून में पहले से मौजूद दीगर उसूल व ज़वाबित और डिसिप्लिन रखने और खिलाफ वर्जियों पर सजाएं दिए जाने के कवायद को एक जगह जमा करके उन्हें आर्मी एक्ट 1911 का नाम दे दिया गया। इस कानून का इतलाक सिर्फ फौजियों पर होता था, ना कि किसी सिविलियन पर। जंग के बारे में इंडियन कवायद व ज़वाबित में दोबारा से तरमीम के लिए सन 1908 में हुकूमती सतह पर गौर व फिक्र हुआ। ताहम इस मामले पर बहस करते हुए तरजीह ये दी गई कि इन तमाम को यकजा किया जाए और जरूरत के मुताबिक 1869 के मुताल्लिका कवायद व ज़वाबित में तब्दीलियां की जाएं। इस तरह उस वक्त मुरव्विजा जंग और अफवाज से मुताल्लिक तमाम कवायद व ज़वाबित को इंडियन आर्मी एक्ट में सादा और वजाहत के साथ एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में तश्कील दिया गया और इस डॉक्यूमेंट में वो तमाम नई बातें भी शामिल की गईं जिनका नए हालात तकाजा करते हैं। कानून को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1911 में मंजूर किया और इसका इतलाक 1912 में हुआ। तब से इंडियन आर्मी एक्ट इंडिया की फौज का बुनियादी कानून चला आ रहा है, जिसे आजादी के बाद इंडिया ने इंडियन आर्मी एक्ट 1950 की सूरत में बरकरार रखा और फिर पाकिस्तान ने
पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 बनाया। दीगर कई मामलात तय करने के अलावा इंडियन आर्मी एक्ट 1911 में पहली मर्तबा इंडियन फौजियों का कौमी तशख्खुस भी तस्लीम किया गया। इससे पहले इंडिया के सिपाहियों के लिए नेटिव, मकामी बाशिंदे, यहाँ के लोग, इस जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। ताहम नए कानून में कहा गया इंडियन। अब इंडियन आर्मी एक्ट 1950 इंडिया के आर्मी एक्ट के मुताबिक अफसरान, जूनियर कमीशन अफसरान के रैंक से नीचे के एहलकारों पर मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है या डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर उनका समरी कोर्ट मार्शल हो सकता है। समरी कोर्ट मार्शल अफसरान और एहलकारों को जुर्म साबित होने की सूरत में मुलाजमत से फारिग करने की सजा तजवीज कर सकती है और 1 साल तक कैद की सजा भी सुना सकती है। इंडियन आर्मी एक्ट 1950 के पहले चैप्टर में सेक्शन 1, 2 और 3 है। पहला सेक्शन पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 की तरह इंडिया के कानून का मुख्तसर उन्वान बयान करता है, जबकि सेक्शन 2 की जो सब क्लॉजेज हैं वो हैं 9। इनमें एक्ट के ताबे अशखास, अफसरान, एहलकारों की निशानदही की गई है जिन पर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। अब ये किन पर होता है, ये फहरिस्त देखिए। अफसरान, जूनियर कमीशन अफसरान, फौज के वारंट अफसरान। इस एक्ट के तहत जो लोग लिस्ट किए गए हैं वो अफराद जिनका ताल्लुक इंडियन रिजर्व फोर्सेस से है, वो इंडियन सप्लीमेंट्री रिजर्व फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिनको तलब किया जा सकता है, इलाकाई आर्मी ऑफिसर, वो अफराद जो इंडियन रिजर्व फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर हैं, इंडियन रेगुलर रिजर्व ऑफिसर में तैनात अफसरान। सिविलियंस इंडियन आर्मी एक्ट 1950 के अहाते में नहीं आते। भारत के कानून के तहत सिविलियंस इंडियन आर्मी एक्ट 1950 में नहीं आते, इसलिए उन पर किसी फौजी अदालत में ना कभी कोई मुकदमा चला, ना किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल हुआ। इंडिया में अलबत्ता आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नाम के कई कवानीन हैं जो अदम इस्तेहकाम, बगावत या दहशतगर्दी जैसे हालात से निमटने के लिए फौज के इक़दामात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इन कवानीन के मुताबिक आर्मी की कार्रवाइयों को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ताहम फौज किसी भी सिविलियन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चला सकती। सिविलियन चाहे दहशतगर्द ही क्यों ना हो, उस पर मुकदमा आम कवानीन के तहत चलाया जाता है। अब बात पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 की। पाकिस्तान का आर्मी एक्ट 1952, इसके 15 चैप्टर हैं, 177 सेक्शन हैं, जबकि इंडिया के आर्मी एक्ट 1950 में भी 15 चैप्टर, 196 सेक्शन हैं। पाकिस्तान का जो आर्मी एक्ट है 1952, इसमें इंडियन एक्ट 1950 की तरह अफसरान, जूनियर कमीशन अफसरान और फौज के वारंट अफसरान इस कानून के अहाते में आते हैं, लेकिन साथ साथ आजादी से पहले के इंडियन आर्मी 1911 के तहत फौज में शामिल अफराद भी इस कानून के दायरे में आते हैं। जो दीगर डिटेल्स हैं इसकी, उनके साथ साथ इंडियन एक्ट से मिलती जुलती हैं। पाकिस्तान के आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 2D, इसमें ऐसे अफराद पर भी इस कानून के इतलाक का जिक्र है जो इस कानून के अहाते में नहीं आते। अब यही जो क्लॉज है, ये सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के अफराद का मुकदमा जब चला तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फैसला दिया कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता और इस सेक्शन 2D को कर दिया गया मौतल। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ अपील हुई, इस पर हम आगे जाकर बात करेंगे। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में सेक्शन 2D तरमीम करके सन 1967 में शामिल किया गया था और यही शिक सिविलियन पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाने के लिए इस्तेमाल की गई। दहशतगर्दी या दहशतगर्दों को इस कानून के दायरे में लाने की तरमीम बाद में मुतारिफ करवाई गई। सेक्शन 2 की दीगर झेली शिकों में दहशतगर्दी से लेकर एयरफोर्स और नेवी के उन अफसरान पर इस कानून के इतलाक का जिक्र है जो आर्मी में आर्जी तौर पर मुंतकिल होकर आते हैं। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में सिविलियंस पर पहला फौजी मुकदमा कब चला। जब नाम निहाद रावलपिंडी साजिश केस, इसमें फौजी अफसरान समेत 4 सिविलियंस पर बगावत का मुकदमा बनाया गया, तो आर्मी एक्ट के तहत ये नहीं था, बल्कि इस मुकदमे के लिए रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी एक्ट बनाया गया। रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी एक्ट, ये वो मशहूर मुकदमा है
جس میں 4 सिविलियंस यानी मारूफ शायर फैज अहमद फैज साहब, बाएं बाजू के दानिश्वर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल सज्जाद जहीर, कम्युनिस्ट पार्टी के एक रहनुमा मोहम्मद हुसैन अता और बेगम नसीम शाह नवाज पर बगावत का मुकदमा कायम किया गया था। रावलपिंडी साजिश केस में पाकिस्तानी फौज के 11 कौम परस्त अफसरान पर बगावत का इल्जाम आयद करके उन्हें गिरफ्तार किया गया था। फिर इन पर मुकदमा चलाने के लिए नया कानून बनाया गया था जो 4 बरस के बाद गैर कानूनी करार दिया गया था। इस दौरान मुल्जिमान कैद में रहे। मारूफ हिस्टोरियन डॉक्टर आयशा जलाल के मुताबिक रावलपिंडी साजिश केस सिर्फ नाम की हद तक साजिश थी। हकीकत में ये कुछ नाराज लोगों की एक डिनर पर गपशप थी। उनके मुताबिक साजिश का कभी भी कोई बाकायदा सबूत फराहम नहीं किया गया। उनका कहना है कि जनरल अयूब ने कौम परस्त फौजियों को रास्ते से हटाने के लिए साजिश का यह खेल खेला था। फिर बहुत आसानी के साथ उस जमाने की सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान को अमेरिका की झोली में डाल दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दीगर अदवार में किस तरह से फौजी मुकदमात चलाए गए। 1967 की तारीखी तरमीम और सियासी हालात की बात करें। तारीख के एक और मोड़ पर जब सदर अयूब खान ने जरूरी समझा तो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में 1967 में 2 मरतबा यानी सितंबर और अक्टूबर में सदारती हुक्मनामे के जरिए ऐसी तरामीम की जिनसे इस कानून के अहाते में सिविलियंस भी आ गए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में डिफेंस फोर्सेस लॉज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 1967 के जरिए ये अल्फाज शामिल किए गए। वह अफराद जो बसूरत दीगर इस एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं उन पर इस कानून का इतलाक होगा अगर किसी शख्स को उसकी जिम्मेदारी या हुकूमत से वफादारी से बहकाने या बहकाने की कोशिश करने का इल्जाम या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत उनका कोई फेल जुर्म बनता है। सन 1967 में पाकिस्तान के सदर और फील्ड मार्शल अयूब खान अदम इस्तेहकाम के खदशात में घिरे हुए थे। पाकिस्तान इंडिया से 1965 में एक जंग लड़ चुका था। जनवरी 1966 में ताशकंद में होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदे के बाद सदर अयूब खान की सियासी साख कमजोर होती जा रही थी। कमजोर अयूब खान ने उसी दौर में फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स ये किताब लिखी जो अमेरिका से खराब होते हुए ताल्लुकात की जानिब एक इशारा था। ये वो जमाना था जब बलूचिस्तान में शोरिश बढ़ रही थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुस्ताफी होकर अयूब खान के लिए सियासी खतरा बन चुके थे और मशरकी पाकिस्तान में अगरतला साजिश की बाज़गश्त सुनी जा रही थी। अगरतला साजिश केस, इसमें बंगाली फौजी अफसरान भी मुबैना तौर पर शामिल थे, इसलिए 1968 में उनका कोर्ट मार्शल करने का फैसला किया गया था। लेकिन हुकूमत सियासतदानों पर भी मुकदमात चलाना चाहती थी, लिहाजा इन मुकदमात को सिविलियन अदालतों में मुंतकिल कर दिया गया था। अब बात करते हैं अयूब से, याह्या से निकलकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। 1967 के बदलते हुए हालात में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम करके इसका इतलाक सिविलियंस पर कर दिया गया था। ताहम उस जमाने में किसी सिविलियन पर मिलिट्री अदालत में मुकदमा नहीं चल सका। सन 1968 में अयूब खान के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ। 1969 में उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ और एक नया फौजी जनरल आगा मोहम्मद याया खान इक़्तिदार पर कब्जा करके बैठ गया। शायद इसे पाकिस्तान की तारीख की सितमज़रीफ़ी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में सिविलियंस पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में पहला मुकदमा चलाने का इक़दाम भुट्टो की हुकूमत के जमाने में 1977 में लिया गया था। लेकिन भुट्टो का यह इक़दाम सिंध और लाहौर की अदालतों ने गैर आईनी करार दे दिया था। भुट्टो ने यह मिलिट्री कोर्ट अपोजिशन की जमातों के इत्तेहाद, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के बाद होने वाली शोरिश पर काबू पाने के लिए तश्कील दी थी। ताहम ये कोर्ट्स अमलन काम ही नहीं कर सकी। फिर आता है मामला जनरल ज़िया की फौजी अदालतों का। जनरल ज़ियाउल हक ने सन 1977 में मार्शल लॉ लगाने के बाद जो फौजी अदालतें बनाई थीं उनमें सिविलियंस पर मुकदमा चलाकर सजाए मौत और कोड़ों समेत जुर्माने और कैद की सजाएं भी सुनाई गई थी। लाहौर का शाही किला बड़ा मशहूर है कि वहां पर लोगों को सजाएं दी जाती थीं और उस दौर की तस्वीर भी हम बहुत देखते हैं कि एक तख्ते के साथ लोगों को बांधा जाता था और उनकी कमर पर, उनके कूल्हों पर कोड़े बरसाए जाते थे और इस मंजर को
बड़ी तादाद में मौजूद लोगों के सामने वहां पर अंजाम दिया जाता था। मार्शल लॉ के जरिए आइन को मुअत्तल कर दिया गया था। एक बंगाली माहिर कानून जस्टिस अब्दुल मुनिम के मुताबिक मार्शल लॉ कोई लॉ नहीं होता, बल्कि मार्शल लॉ आइन और कानून के अदम वजूद का नाम होता है जिसका कोई भी जवाज नहीं बनता। जनरल ज़िया को इब्तिदाई दौर में मुज़ाहिमत का शदीद खतरा था, इसलिए मार्शल लॉ को मुस्तहकम करने के लिए फौजी अदालतें तश्कील दी गईं जिनमें आम सिविलियन पर मुकदमा चलाया गया। उन मिलिट्री कोर्ट्स ने सियासी कारकुनों को भी फांसियां, कोड़े और कैद की सजाएं सुनाई थीं। नवाज शरीफ के मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स और फौजी अदालतों का तसलसल। जनरल ज़िया के रूहानी साहबजादे, जिनके बारे में जनरल ज़िया ने कहा था कि इनको मेरी उम्र भी लग जाए, नवाज शरीफ। मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम 1998 में नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान हुआ। तब स्पेशल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाए गए थे जो एक किस्म के मिलिट्री कोर्ट्स ही थे, लेकिन बाद में इनको भी गैर आईनी करार दे दिया गया था। साल 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल एपीएस पेशावर का हमला, उसके बाद दहशतगर्दों को सजाएं देने के लिए पाकिस्तान के आईन में 21वीं तरमीम की गई और फौजी अदालतें कायम की गईं। बाद में 23वीं तरमीम के जरिए फौजी अदालतों को मजीद 2 बरस के लिए तौसीह दे दी गई थी। इस तरह ये मिलिट्री कोर्ट्स जनवरी 2019 तक काम करती गईं। सन 2021 आया और इंसानी हुकूक के मारूफ कारकुन इदरीस खटक का मामला हमारे सामने आया। उन पर आईनी तरमीम का सहारा लेकर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया था। याद रखिएगा कि इदरीस खटक आज भी कैद हैं और ये कारनामा अंजाम दिया गया था जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत में। माहिरीन इस मुकदमे को गैर कानूनी कहते हैं, लेकिन इदरीस खटक सजा काट रहे हैं। 21वीं आईनी तरमीम, जिसकी बदौलत सन 2015 में दहशतगर्दी पर काबू पाने और दहशतगर्दों पर मुकदमा चलाने के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 का इहाता बढ़ाया गया, तो मुबैना दहशतगर्दों के लिए किसी फिरके से ताल्लुक का जिक्र किया गया था। लेकिन इस लफ्ज के जिक्र के फौरन बाद इस बात की वजाहत भी दी गई कि इससे मुराद मजहब का फिरका नहीं और इसमें किसी ऐसी मजहबी या सियासी जमात पर मिलिट्री कोर्ट्स का इतलाक नहीं होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड है। अब बात मिलिट्री कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान में पहले ही 9 मई के वाकयात में शामिल अफराद पर फौजी अदालत में मुकदमात चलाए जाने का ऐलान हुआ। फिर उसके बाद ये देखा हमने कि अक्टूबर 2023 सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका फैसला दिया जिसमें 103 शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को आइन के खिलाफ करार दिया गया। फिर दिसंबर 2023 आया, विफाकी हुकूमत ने और दीगर ने इस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की, जिस पर 6 रुकनी बेंच ने 13 दिसंबर को 1-5 की अक्सरियत से फैसले को कर दिया मुअत्तल। लेकिन फैसला अभी मुअत्तल हुआ, फैसला कलअदम नहीं हुआ। मार्च 2024 आया, सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत दे दी ताकि कम सजा पाने वाले मुल्जिमों को ईद से पहले रिहा किया जा सके। और यह भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया आइन के मुताबिक एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता और आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अब वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान हुकूमत, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर की। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान 1-5 की अक्सरियत से फैसले को मुअत्तल किया, जिसमें कहा गया था कि आम शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकता। अब अदालत ये कहती है कि मजीद कानूनी दलाइल और शवाहिद का जायजा लिया जा सके, इसलिए हमने ये फैसला दिया है। अब याद रखिए दोस्तों कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि फौजी अदालतों से तफसीली फैसले आएंगे, फौजी अदालतों में बड़ी सजाएं नहीं दी जाएंगी और उन्होंने ये भी कहा कि रियायत बढ़ती जाएगी। मगर फौजी अदालतों में तमाम अफराद को सजा हुई, फौजी अदालतों में 10-10 बरस कैद की सजाएं हुई, साथ ही फौजी अदालतों से तफसीली फैसले भी नहीं आए। और अब सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रही है, सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुन रही है कि फौजी अदालत में शहरियों का ट्रायल हो सकता है या नहीं, जबकि बड़ी तादाद में लोगों का ट्रायल मुकम्मल हो चुका,
ان کا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد ان کو سزائیں دی جا چکی. ان میں سے بعض لوگوں پر تشدد بھی ہوا ہے, جیسے کہ سمیع وزیر کا معاملہ ہمارے سامنے ہے, ان کی آنت پھٹنے کا کیس ہے. بلاول نام کا ایک نوجوان باہر آیا اور اس نے بتایا کہ اس پر, اس کے ساتھ حیدر مجید پر, عمران خان کے بھانجے حسان نیازی پر اور دیگر افراد پر تشدد ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ ابھی یہ طے کر رہی ہے کہ سویلین کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا.